ये देखा आपने, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। और इस सिग्नेचर में धोखा था। जब इन्होंने ये साइन किया, वो हिंदुस्तान के जो सब नेता थे, उन सबको उन्होंने धोखा किया और उन्होंने उनको कहा कि देखो, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें भी साइन कर देना चाहिए। तो ये दो विचारधाराएं हैं, एक सावरकर जी की चिट्ठी दिखाई और एक आपने पहले गांधी जी की बात की, वो दूसरा इमेजिनेशन है। एक स्पीच, एक हिस्टोरिकल फिगर और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि लॉ को देना है। 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो कहा, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल कमेंट नहीं था, वो एक हिस्टोरिकल एक्यूजेशन था। सावरकर बिट्रेड गांधी, नेहरू और पटेल। ये लाइन एक इमोशनल ट्रिगर थी, लेकिन जब ये लाइन कोर्ट रूम में पहुंची तो ये क्रिमिनल डिफेमेशन डिस्प्यूट बन गया, जहां हर वर्ड का लीगल वेट है। इस कंट्रोवर्सी को का कोर समझना जरूरी है। राहुल गांधी ने सावरकर के मर्सी पिटीशन का रेफरेंस दिया और एक स्पेसिफिक लाइन पढ़ी, आई बेग टू रिमेन योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ये फ्रेज एक सिंबॉलिक अटैक था सरेंडर का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। लेकिन लॉ के पर्सपेक्टिव से सवाल उठता है, क्या किसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का सेलेक्टिव रीडिंग करके किसी इंडिविजुअल की रेपुटेशन को हार्म करना डिफेमेशन है, या फिर ये प्रोटेक्टेड पॉलिटिकल स्पीच है? इंडियन क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ, जो अब भी लार्जली आईपीसी फ्रेमवर्क पर बेस्ड है, कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट किसी पर्सन की रेपुटेशन को हार्म करता है तो वो ऑफेंस हो सकता है। लेकिन सेक्शन 499 के एक्सेप्शन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सबसे क्रिटिकल एक्सेप्शन है ट्रुथ फॉर पब्लिक गुड। यहाँ दो एलिमेंट प्रूव होने चाहिए, स्टेटमेंट फैक्चुअली ट्रू हो और वो पब्लिक गुड के लिए हो। राहुल गांधी की डिफेंस इसी पर बिल्ड होती है। उनका स्टैंड ये है कि उन्होंने जो कहा वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पर बेस्ड है और एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स का पार्ट है। लेकिन कंप्लेनेंट का स्टैंड है कि कंटेक्स्ट डिस्टॉर्ट किए गए और सेलेक्टिव रीडिंग की गई, जिससे सावरकर की इमेज को डैमेज किया गया। पुणे का केस इस पूरे डिस्प्यूट का एपिसेंटर बन जाता है। यहाँ राहुल गांधी एक स्ट्रेटेजिक लीगल मूव करते हैं। वो कहते हैं कि इस केस को समरी ट्रायल के थ्रू डिसाइड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक स्पीच का इशू नहीं है, ये हिस्टोरिकल इंक्वायरी का मैटर है। इसलिए वो डिमांड करते हैं कि ट्रायल को समन्स ट्रायल बनाया जाए, जहां डिटेल्ड एविडेंस, डॉक्यूमेंट और विटनेस लाए जा सके। ये मूव लीगली सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये केस को एक मिनी हिस्टोरिकल ट्रायल में कन्वर्ट कर देता है। अब आते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन फेज पे, जो किसी भी क्रिमिनल ट्रायल का सबसे क्रूशियल स्टेज होता है। यहाँ सत्य की सावरकर जो कंप्लेनेंट हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, और वहीं पर एक क्रिटिकल एडमिशन आता है कि सावरकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 मर्सी पिटीशन फाइल किए थे। ये फैक्ट डिस्प्यूट नहीं होता, लेकिन तुरंत एक क्वालिफायर ऐड करता है कि कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने भी ऐसा किया था। यहाँ लीगल बैटल का फोकस शिफ्ट हो जाता है फैक्ट से इंटरप्रिटेशन पर। अब सवाल ये नहीं है कि मर्सी पिटीशन फाइल हुई थी या नहीं, सवाल ये है कि उनका मीनिंग क्या था। क्या वो सरेंडर था या स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल? कोर्ट को ये डिसाइड नहीं करना होता कि हिस्ट्री का करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, लेकिन ये जरूर देखना होता है कि क्या राहुल गांधी का स्टेटमेंट एक फेयर कमेंट था या एक मिलीशियस डिस्टॉर्शन। इसी बीच और भी एडमिशन आते हैं, जैसे काउ रिमार्क, जहां सावरकर को एक रैशनलिस्ट थिंकर के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, और ब्रिटिश आर्मी रिक्रूटमेंट इशू, जहां उनका स्टैंड स्ट्रैटेजिक बताया जाता है। ये सब फैक्ट्स एक लेयर्ड नैरेटिव क्रिएट करते हैं, जहां सावरकर एक कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के रूप में उभरते हैं, ना कि एक सिंपल हीरो या विलन। लेकिन केस का सबसे डिसिसिव मूवमेंट एविडेंस स्टेज पर आता है। कंप्लेनेंट एक सीडी प्रोड्यूस करता है जिसमें एलिजिडली राहुल गांधी की स्पीच है।
कोर्ट उस सीडी को रन करती है और वो ब्लैंक निकलती है। क्रिमिनल लॉ में एविडेंस बैकबोन होता है। अगर प्राइमरी एविडेंस फेल हो गया तो केस की फाउंडेशन हिल जाती है। फिर कंप्लेनेंट यूट्यूब वीडियो प्ले करने की रिक्वेस्ट करता है, जहां सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट का रोल होता है। ये प्रोविजन कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तभी एडमिसिबल है जब उसके साथ प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो, जो ऑथेंटिसिटी गारंटी करता हो। जब ये सर्टिफिकेट नहीं होता तो कोर्ट वीडियो को रिजेक्ट कर देती है। ये एक टेक्निकल ग्राउंड लैक्स है, लेकिन क्रिमिनल ट्रायल्स में डिसिसिव होता है। इस स्टेज पे एक ब्रॉडर लीगल प्रिंसिपल सामने आता है। लॉ इमोशन पर नहीं, एविडेंस पे चलती है। चाहे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी कितनी भी इंटेंस हो, कोर्ट सिर्फ एडमिसेबल एविडेंस देखेगी। पुणे कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आता है। राहुल गांधी को वार्निंग दी जाती है कि अगर उन्होंने किसी कोर्ट ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया तो वो उस पर पब्लिक कमेंट नहीं कर सकते। ये जुडिशियल डिसिप्लिन का प्रिंसिपल है, जो इंश्योर करता है कि पैरेलल नैरेटिव कोर्ट रूम के बाहर ट्रायल को इन्फ्लुएंस ना करे। इसी टाइम पे नासिक केस एक पैरेलल ट्रैक पर चल रहा होता है। यहाँ इनिशियली कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन इशू किए थे, जो एक सीरियस स्टेप होता है, लेकिन राहुल गांधी ने इसको सेशन कोर्ट में चैलेंज किया। सेशन कोर्ट ने समन ऑर्डर को क्वॉश कर दिया, जो इंडिकेट करता है कि प्राइमा फेसी केस वीक था या प्रोसीजरल इशू था। फिर जब मैटर वापस ट्रायल कोर्ट में आता है और सेक्शन 202 सीआरपीसी के तहत पुलिस इंक्वायरी होती है, कंप्लेनेंट खुद अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर लेता है। ये विड्रॉल लीगली सिग्निफिकेंट है। क्रिमिनल डिफॉर्मेशन एक प्राइवेट कंप्लेंट होती है। अगर कंप्लेनेंट परसू नहीं करता तो केस कोलैप्स हो जाता है। नासिक कोर्ट केस को डिस्पोज कर देता है, राहुल गांधी को रिलीफ मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी लीगली विंडिकेटेड हो गए हैं पूरे इशू पर। ये सिर्फ एक केस का आउटकम है। पुणे केस अभी भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का एंगल भी एग्जिस्ट करता है, जहां फ्रीडम फाइटर्स की रिस्पेक्ट का इशू रेज हुआ है। अब इस पूरे कंट्रोवर्सी को अगर एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से देखें तो ये आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच और आर्टिकल 21 राइट टू रेपुटेशन के बीच का कन्फ्लिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी होल्ड किया है कि रेपुटेशन एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है, इसीलिए स्पीच ऑब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल स्पीच को कोर्ट ट्रेडिशनली हाई प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स का कोर है। तो फाइनल बैटल ये है कि क्या राहुल गांधी का स्टेटमेंट एक प्रोटेक्टेड पॉलिटिकल ओपिनियन था या एक क्रिमिनल पनिशेबल डिफामेटरी स्टेटमेंट। अब सबसे कॉम्प्लेक्स सवाल, क्या कोर्ट हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन डिसाइड करेगी। लॉ कुम एनालिसिस ये कहता है कि कोर्ट हिस्ट्री का फाइनल जज नहीं बन सकती, लेकिन जब हिस्ट्री का यूज किसी के रेपुटेशन को अफेक्ट करने के लिए किया जाता है तब कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। इसीलिए ये केस एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। अगर राहुल गांधी का डिफेंस एक्सेप्ट होता है तो फ्यूचर में पॉलिटिशियन हिस्टोरिकल फिगर पे स्ट्रॉन्ग रिमार्क को हिस्टोरिकल डिबेट के नाम पे जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर कंप्लेनेंट सक्सीड होता है तो पॉलिटिकल स्पीच पर एक चिलिंग इफेक्ट आ सकता है, और इसीलिए ये केस सिर्फ राहुल गांधी वर्सेस सावरकर नहीं, ये कोर्ट रूम बैटल फील्ड है, जहां एक तरफ हिस्ट्री खड़ी है और दूसरी तरफ लॉ। और जजमेंट सिर्फ एक इंसान का फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि डिसाइड करेगा कि इंडिया में हिस्ट्री कैसे बोली जाएगी और किस हद तक। For more such legal update, please like, share, subscribe Lawcom and don't forget to press the bell.